जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग जो है फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना भाई। तो फंक्शन में अपन लोगों को क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन लोग ये पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना भाई। फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो है क्या, ठीक है ना। तो अपन लोग लिखेंगे फंक्शन f इज टू a टेंस टू b। फंक्शन जो है वो है क्या देखना अपन लोग। फंक्शन जो है वो है f इज टू a टेंस टू b। इसका मतलब क्या है ना भाई, f इज टू a टेंस टू b। एक जो फंक्शन होता है वो a से b में कोई एक फंक्शन है जिसको अपन लोग f इज टू कैपिटल A टेंस टू b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको अपन लोग बोलेंगे डिफाइंड फ्रॉम a टू b। डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसका मतलब यही होता है कि कोई फंक्शन जो है ना भाई, वो f इज टू a टेंस टू b है। इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन a से b में डिफाइंड है, कैपिटल A से कैपिटल B में डिफाइंड है ना भाई। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी वो अपने को लिखना है। तो लिखेंगे इट इज अ स्पेशल रिलेशन, इट इज अ स्पेशल रिलेशन, it is a special relation in which every element of set A, in which every element of set A, in which every element of set A is uniquely associated, is uniquely associated टू सेट बी, ठीक है ना भैया। यूनिकली एसोसिएटेड, ठीक है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं टू सेट बी, या विद सम एलिमेंट टू सेट बी। ऐसा लिखो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, ऑफ सब एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है क्या कि जो A से B में कोई एक फंक्शन है वो एक्चुअल में एक स्पेशल रिलेशन है। और किस टाइप का स्पेशल रिलेशन है, जिसके सेट A का ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई, है ना भाई, और यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए सेट B से, ठीक है। कैपिटल A का ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए कैसे, सेट B से। तो इसको अपन लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ये अपना A है, ये अपना B है, और A से B में हमारा फंक्शन क्या है भाई, f है, ठीक है। ये f इज टू a टू टेंस टू b का मतलब यही होता है, ठीक है। अब A में कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3, और B में कोई एलिमेंट है a b c d, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो A का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो बोल रहे हैं इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ना तो 1 छूटेगा, ना 2 छूटेगा, ना 3 छूटेगा। अगर कोई भी एक छूट गया तो फिर वो फंक्शन नहीं है। और B के कुछ एलिमेंट से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू जैसे A हो गई, अब 1 की कोई अदर वैल्यू नहीं होगी। यूनिकली का मतलब यही होता है, मतलब 1 की कोई यूनिक वैल्यू होना चाहिए, कहने का मतलब एक ही वैल्यू होगी बस। ये यूनिक मतलब कोई एक फिक्स, है ना भाई, ठीक है कि नहीं। अब जैसे 2 है तो 2 की जगह पे 2 रखा तो जैसे मान लो C मिल रहा है, 3 रखा तो मान लो B मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल फंक्शन है। हमारे फंक्शन होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है कि कैपिटल A का ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू है ना वो यूनिकली होना चाहिए सेट B से। उसकी जो वैल्यू है वो सेट B से यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। मतलब 1 रखने पे आपको A मिला तो 1 रखने पे कुछ और नहीं मिलना चाहिए। यूनिक मतलब 1 की वैल्यू यूनिक होना चाहिए, 2 की भी यूनिक होना चाहिए, 3 की भी यूनिक होना चाहिए, है तीनों की यूनिक वैल्यू, और तीनों की तीनों वैल्यू पार्टिसिपेट कर रही है सेट ए में। कोई छूटा क्या, नहीं। उसने बोला ना एवरी एलिमेंट का मतलब हर एक एलिमेंट कैपिटल ए का। अच्छा कैपिटल बी की उसने कोई बात करी क्या, नहीं। कैपिटल बी की बस इतनी सी बात करी कि कैपिटल ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी से एसोसिएट होने चाहिए, बस। ये नहीं बोला कि सेट बी का हर एक वैल्यू एसोसिएट होना चाहिए,
ऐसा नहीं बोला उसने, सेट बी की डी छूट गई तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये फंक्शन है। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग और आगे, जैसे कि ये कैपिटल ए है और ये अपना कैपिटल बी है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 ले लिया, इधर फिर से वही मैंने अगेन ए बी सी डी ले लिया। अब 1 ए से एसोसिएटेड, 2 बी से एसोसिएटेड है और 3 सी से भी एसोसिएटेड और 3 डी से भी है। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्या रीजन है कि ये फंक्शन नहीं है? 1 तो यूनिकली एसोसिएटेड है, 2 भी यूनिकली एसोसिएटेड है, लेकिन 3 यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है। 3 की वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं आ रही है, डबल वैल्यू आ रही है। 3 रखने पे आपको सी और डी दो मिल रहे हैं, तो ये यूनिकली एसोसिएट नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ। सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन 3 यूनिकली एसोसिएट नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। और देखते हैं अपन लोग, लिखते जाओ साथ साथ में, समझ में तो आ ही गया होगा, जहां लगे समझ में आ गया वहां पे साथ साथ में लिखते जाएगा। 1 2 3, फिर मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ए बी ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना। अब 1 ए से एसोसिएट हो गया और 2 बी से एसोसिएट हो गया, और मान लो मैंने 3 को छोड़ दिया, तो क्या ये फंक्शन है? फिलहाल तो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या रीजन है? इसमें सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। 3 छूट गया, ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट होना चाहिए कैपिटल ए के। एक और देखते हैं, कैपिटल ए जैसे ले लिया मैंने 1 2 3, और कैपिटल बी मैंने अगेन वही ए और बी लिया, है ना। 1 ए से एसोसिएटेड, 2 भी ए से एसोसिएटेड और 3 भी मान लो ए से एसोसिएटेड है, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? बताएं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। ये फंक्शन है भाई, क्यों नहीं है? यूनिकली एसोसिएट है। क्यों नहीं है यूनिकली एसोसिएट? हां सर। 1 रखने पे ए ही आ रहा है ना, 1 की वैल्यू एक ही है कि नहीं है? 2 की वैल्यू रखने पे भी ए आ रहा है ना, तो 2 की तो खुद की यूनिक है ना भाई। वो बात अलग है कि वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है ना वो यूनिक है। 1 की वैल्यू सिर्फ एक ही है और वो है ए, और 2 की वैल्यू भी यूनिक है, वो क्या है? ए है। और 3 की वैल्यू भी जो है ना वो यूनिक है, वो क्या है? ए है। समझ में आई ना मेरी बात? ठीक है ना। ऐसा मत समझो कि तीनों एक जगह पे चले गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यूनिकली का मतलब ये है कि जो कैपिटल ए में जो वैल्यूज है ना वो यूनिक होना चाहिए, है ना भाई। ठीक है ना। चलो ये फंक्शन है, समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इधर? ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इनमें कौन डोमेन है और कौन डोमेन है और क्या रेंज होगी, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो फंक्शन हमने लिखे हुए हैं ये है क्या, है ना। डोमेन जो होता है वो कैपिटल ए होता है, मतलब ये एक्स की वैल्यूज है। जो डोमेन है वो एक्स की वैल्यूज है, और जो आउटपुट मिलता है भाई वो हमारे क्या होते हैं भाई? कैपिटल बी जो है ये कोडोमेन होता है ना। और बी के अंदर ही जो है ना वो आएंगी वाई की वैल्यू। ठीक है कि नहीं? तो पहले वाले में बात करता हूं, जो डोमेन होगी वो क्या होगी? हमारे जो पहले वाले में डोमेन होंगे वो होंगे 1, 2, 3, है ना। और कोडोमेन जो होगी वो क्या होगी? पहले वाले डायग्राम में वो हो जाएगी ए बी सी डी, ये कोडोमेन हो जाएगी, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम। और जो रेंज होगी ना, जो एक्चुअल में मुझे आउटकम मिले वो, है ना भाई। 1 रखने पे क्या मिला मुझे? ए मिला। 2 रखने पे क्या मिला मुझे? सी। और 3 रखने पे बी, मतलब ए बी और सी। क्या डी रेंज में आएगा? नहीं, क्योंकि डी हमें मिले ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें तो फंक्शन ही नहीं है, तो मैं इसमें डोमेन रेंज की बातचीत नहीं करूंगा। ठीक है कि नहीं? है ना। अब इसमें भी अपन लोग बातचीत नहीं करेंगे, इसमें बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बातचीत करेंगे तो इसमें जो हमारी डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी भाई? 1 2 3। और जो रेंज है ना वो कितनी, सॉरी कोडोमेन लिख लेते हैं पहले। जो कोडोमेन होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? ए बी। और जो रेंज है वो क्या हो जाएगी हमारी? इसमें रेंज ओनली ऑन ए। उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी। एक और डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं आगे चल के एक थ्योरी लिखने वाला हूं, वो आपको तभी समझ में आएगी जब मैं एक और डायग्राम बता दूंगा। चलो एक चीज और देख लेते हैं, एक डायग्राम और देख लेते हैं। ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे ए बी सी। तो 1 ए से एसोसिएटेड, 2 बी से और 3 सी से, ऐसा कुछ मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें अगर यदि अपन लोग बात करें तो जो डोमेन है वो कितनी है हमारी? 1 2 3 है। और जो रेंज है वो हमारी कितनी है?
सी तक। चलो पहले कोडोमेन लिख लेते हैं। कोडोमेन जो है वो मेरी कितनी है भाई, एबीसी, और जो रेंज है वो कितनी है, वो भी एबीसी है इस बार, है ना। अच्छा, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना। जो आउटकम आएंगे एक्चुअल में वो होंगे हमारे क्या भाई, रेंज, और जो टोटल आउटकम होंगे वो हमारी क्या होगी, कोडोमेन होगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब अपन लोग यहाँ पे कोई थ्योरी लिखने वाले हैं कुछ, तो भाई क्या थ्योरी लिख देंगे अपन लोग यहाँ पे कि जो कैपिटल ए है वो हमारा क्या है भाई, डोमेन है। कैपिटल ए जो है वो हमारा क्या है, डोमेन है। इस पूरी थ्योरी से ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई। तो कैपिटल ए जो होगा वो हमारा डोमेन ऑफ एफ है, और जो कैपिटल बी है वो हमारा कोडोमेन ऑफ एफ है ना भाई, कोडोमेन ऑफ एफ है। एफ मतलब फंक्शन। और रेंज क्या होगी हमारी भाई, रेंज होगी क्या भाई, एक्चुअल आउटकम। रेंज क्या होगी, एक्चुअल आउटकम, है ना। रेंज क्या हो जाएगी हमारी, एक्चुअल आउटकम इन बी, एक्चुअल आउटकम इन कैपिटल बी, ठीक है कि नहीं। क्या ये तीनों चीजें क्लियर हो गई सब लोगों को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है कि नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो जो रेंज होती है ना, जो रेंज होती है वो कोडोमेन से ही ली जाती है, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। रेंज जो ली गई है अभी हमें अभी तक हमेशा, वो किससे ली गई है, कोडोमेन से। कोडोमेन से। तो वो कोडोमेन के अंदर से ही ली गई है, तो जब कोई चीज उसके अंदर से ली जाती है तो हम उसको सबसेट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ सर। है ना। तो जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। अच्छा, इक्वल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल देखो इस डायग्राम में इक्वल भी हो सकता है। तो रेंज छोटी चीज है, कोडोमेन बड़ी चीज है, और रेंज जो है वो कोडोमेन से ली जाती है ना, और वो उसके इक्वल भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। ये समझ में आ गया कि और एक्सप्लेन करूं, आ गया। रेंज सबसेट है कोडोमेन। हाँ, तो रेंज जो है ना वो सबसेट है कोडोमेन का, या इक्वल भी हो सकती है। इक्वल इसमें हो रही है, देखो दोनों सेम हो रही है, ठीक है कि नहीं। ये वाली बातचीत और लिख लो फटाफट। अब बात करेंगे अपन लोग इमेज और प्री इमेज की, है ना। इन्हीं डायग्राम से अपन लोग इमेज और प्री इमेज को भी समझ लेते हैं, अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना भाई। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे अपन लोग कोई भी एक डायग्राम पकड़ लेते हैं, तो लास्ट वाला ही डायग्राम पकड़ लें क्योंकि वो आपको पास में दिखेगा, है ना, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं लास्ट वाले डायग्राम को ही पकड़ लेता हूँ, ये सबसे आखिरी में तुम लोगों ने ये वाला बनाया होगा। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है अपन लोग ये भी समझ लेते हैं कि ये जो चीज अपन ने लिखी है वो है क्या। इसका मतलब है कि जो f(1) है ना वो a आया, मतलब आपका कोई फंक्शन f(x) रहा होगा, अगर आप उसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, a मिलेगी। f(x) y होता है तो अपन को मालूम है ना। और f(2) की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास, b आई। f(3) की जो वैल्यू है वो c आई। ऐसे ही आप इन्हीं सारे डायग्राम में कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे f(3) की वैल्यू c भी होगी और d भी होगी, हालांकि फंक्शन नहीं है लेकिन दो वैल्यूज आ सकती है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये कहानी है, उल्टे में जाती है, जैसे y² इक्वल टू कुछ हो गया, जैसे मान लो 4 हो गया तो y इक्वल टू +-3 मिल गया, ऐसी कुछ कहानी हो जाती है ना, ठीक है। अपन पढ़ेंगे आगे चल के कौन सी चीजें फंक्शन है कौन सी नहीं है, ग्राफिकल में भी पढ़ेंगे, हालांकि भी अपन लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें प्री इमेज और इमेज क्या है, तो लिखेंगे अपन लोग इसमें, लिखो भाई इसी में लिख लो आप लोग। सर इसके आगे कुछ हेडिंग लिखनी है क्या? हाँ, कुछ हेडिंग लिखनी है क्या, या डायरेक्ट लिख दें? इमेज एंड प्री इमेज हेडिंग डाल दो, डालना हो तो इमेज एंड प्री इमेज डाल दो हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज और प्री इमेज की बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना। अच्छा, बोर्ड पे सब कुछ आ रहा है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लेना एक बार आ रहा है ना, कुछ छूटे तो बता देना। ज्यादा बड़ा है इमेज एंड प्री इमेज? नहीं छोटा सा ही है, ठीक है। बस ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी थ्योरी है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है, हालांकि मैं कहीं 2-2 क्वेश्चन करा दूंगा सबके, बहुत बेसिक सी थ्योरी होती है, बहुत सिंपल चीज है ना। तो चलो भाई इसमें लिखें इमेज और प्री इमेज में, तो जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा ना f(1) इक्वल टू a, इसी के सामने लिख लो, जगह होगी, है ना। इसके सामने लिखेंगे स्मॉल a इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, स्मॉल a इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1, या एट x इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। स्मॉल a इज वैल्यू ऑफ फंक्शन
एट एक्स इक्वल टू ए भी लिख सकते हो या एट पॉइंट वन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में कहें, ये तो आराम से समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी मुंह से बोला है ना, कि जो स्मॉल ए है वो किसकी वैल्यू है, फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखने पे जो मिलेगा वो हमें a मिलेगा, ये कहने का मतलब ये है। इसी चीज को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, लिखें इसके बारे में, तो लिखें a इज इमेज ऑफ 1, a इज इमेज ऑफ 1। आई बात समझ में? मतलब a जो है ना वो किसकी इमेज है, 1 की इमेज है, बस और कुछ नहीं है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ये तो साइंटिस्टों ने बोल दिया कि भाई ये है इमेज, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये हो गया सीधा सीधा। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, तो इसके बाद में जो है ना, जो a है ना वो 1 का क्या है भाई, इमेज है, a इज इमेज ऑफ 1, ठीक है कि नहीं। अगर a 1 का इमेज है तो 1 जो है ना वो a का प्री इमेज होगा। हाँ सर, समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब यहीं पे चीजें घुमा दी जाएंगी, उल्टा हो जाएगा फिर सीधा सीधा, है ना। तो अगर यदि a जो है ना वो किसका इमेज है, 1 का इमेज है, ठीक है कि नहीं। a अगर 1 का इमेज है तो जो 1 है ना वो a का प्री इमेज होगा। इट मींस, तो दैट इज अपन लोग करके लिख देंगे, दैट इज 1 इज प्री इमेज ऑफ a, है ना। तो कोई एक चीज ध्यान में रख लो, इमेज ध्यान में रख लो, प्री इमेज अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि उल्टी करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना, मतलब कहानी उल्टी हो जाएगी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अगर a 1 का क्या है भाई, इमेज है, तो 1 जो है ना भाई वो a का क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर हो गई कहानी। ऐसी अगर मैं पूछूं कि a, b, c इन तीनों की जो इमेज है वो क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2, मतलब a, b, c किसकी इमेज है, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2 और 3 की प्री इमेज है, सॉरी इमेज है सर, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी अगर वो प्री इमेज पूछे तो आप उसी का जस्ट रिवर्स कर देना, उल्टा। तो इमेज अकेला पढ़ो, प्री इमेज अपने आप क्लियर हो जाएगा कि भाई इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। अगर दोनों चीजें ध्यान में रखने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, ये क्लियर हो गया इमेज और प्री इमेज, ठीक है। अब लिखेंगे आगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या है भाई, मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर फॉर्म। ये आप लोगों ने 11th में जो सेट्स पढ़ा होगा ना वहां पे भी इसका सुना होगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म, है ना। ये तो आरडी में मिल जाएगा, 11th सेट्स में मिलता है ये, अपन यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में फंक्शन की चीज है। तो लेकिन इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसी के अंदर लिखना है, इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ठीक है कि नहीं। देन अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू में, f ऑफ x इक्वल टू में f इज टू x कॉमा y, f ऑफ x इक्वल टू मत लिखो, उसको डायरेक्टली लिखो, f इज टू में x कॉमा y, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल A और y बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है कि मतलब आपका जो फंक्शन है वो x और y में है इस तरीके से, और x जो है ना वो किसकी वैल्यू है, कैपिटल A की वैल्यू है, और y जो है वो किसकी वैल्यू है, कैपिटल B के अंदर से ली गई है y की वैल्यू। समझ में आ गई वाली बात के नहीं। ऑर्डर पेयर का मतलब यही तो होता है 1, 2, 3, 5, 7, 1, है ना, ऐसे ही कुछ तो लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। जो अपन लोग 11th में जब 2D पढ़ते थे वहां पे कार्टेशियन के फॉर्मेट में लिखते थे चीजें, 1, 2, 3, 4 पॉइंट वगैरह रिप्रेजेंट करते थे ना, तो वही चीज है ये। तो x, y, और x जो है वो कैपिटल A का एलिमेंट है
और y जो है वो कैपिटल B का एलिमेंट है, तो हम जानते ही हैं, है ना, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। तो ये हो गई कहानी। सेकंड देखेंगे अपन लोग फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड है फॉर्मूला बेस्ड। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है ये अपन लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड में क्या होगा, अपन लोगों को कोई ना कोई एक इक्वेशंस टाइप की दे दी जाएगी, ठीक है ना, उससे अपन लोग समझ लेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं इसके कि y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर लिख दिया, या y इक्वल टू मैंने sin x प्लस cos x लिख दिया, तो ये क्या हो गई भाई, फॉर्मूला बेस्ड हो गए सीधे सीधे, ठीक है कि नहीं। या f ऑफ x इक्वल टू भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इनको अपन लोग क्या बोल देंगे भाई, फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे जो x है ना वो क्या है, इनपुट है। x को अपन लोग क्या बोलेंगे इधर, इनपुट, मतलब जिसकी वैल्यू रखते हैं, या फिर इसको अपन लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है कि। और y जो होता है ना वो कितना, आउटपुट, मतलब x की वैल्यू रखने पे हमें y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, आउटपुट है। y कितना है अपना, आउटपुट है, जिसको अपन लोग डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होता है, x पे, ठीक है कि। तो ये कहानी है। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड को लिखने का तरीका ये होता है, मतलब जितना, जब अपन लोगों ने जो भी आज तक पढ़ा है ना, वो ज्यादातर अपन लोगों ने कौन से पढ़े भाई, फंक्शन, फॉर्मूला बेस्ड फंक्शन पढ़े अपन लोगों ने ज्यादातर, है ना, ठीक है कि। इसको अपन लोग यूनिफॉर्मली भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिफाइंड होती हैं ये चीजें। ये वाले इस टाइप के फंक्शन को अपन लोग क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, यूनिफॉर्म। अब दूसरे होते हैं इसी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म, जिसको, इसको तो अपन लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड बोल दिया। दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसी को अपन लोग चाहे तो यूनिफॉर्मली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे फंक्शन होते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। इसी के अंदर दूसरा फॉर्मूला बेस्ड के अंदर ही लिख लो आप दूसरा। ये फर्स्ट हो गया ये वाला यूनिफॉर्म, और सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू में 2x माइनस 1 x लेस देन इक्वल टू में 1 और x स्क्वायर और x ग्रेटर देन 1, तो ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड के अंदर दो चीजें जाती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में मतलब सिंपली जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी हो कि x लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें x लेस देन ग्रेटर देन कुछ ना कुछ गिवन रहता है, तो इनको अपन लोग नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये होगी कहानी पूरी, ठीक है। थर्ड है, चलो नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर जी अब मान लो कोई चीज अपन को ग्राफिकली पता करना हो कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अपन लोगों ने वो वाली मेथड से पता देख लिया स्टार्टिंग में बिल्कुल कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर आपको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से पता करना है, ग्राफ से पता करना है वो फंक्शन है कि नहीं है, तो अपन लोग कैसे पता कर सकते हैं, देखो। तो लिखें इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts graph of y equal to f of x, cuts graph of y equal to में f of x, मतलब ये कोई एक कर्व है ना भाई, इसको जो है वो लाइन जो है वो कट कर रही है एट मोर देन वन पॉइंट, एट मोर देन वन पॉइंट, at more than one point, then it is a relation, then it is a relation but not function, not function, ठीक है ना भाई। अगर यदि मान लो आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के
पैरेलल है और वो आपके ग्राफ को दो से ज्यादा पॉइंट पे मतलब सॉरी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर वो फंक्शन नहीं है, वो एक रिलेशन होगा। हालांकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, फंक्शन भी एक क्या होता है, रिलेशन, लेकिन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सारी चीजें दुनिया में जितनी भी चीजें जितने भी फंक्शन है वो रिलेशन तो होंगे ही होंगे, बस फंक्शन होंगे या नहीं होंगे ये अपने को पता करना होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, आप तो इस पे ध्यान रखो, रिलेशन तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग एक काम करते हैं, जो मैंने इज अ रिलेशन लिख दिया इसको हटा देता हूँ और डायरेक्टली लिख देता हूँ इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आपको थोड़ा सिंपल लगेगा पढ़ने में और रिवाइज करने में, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा ही होता है, उसको लिखने का तो कोई मतलब है नहीं है। तो आप ऐसा लिखें, देन इट इज नॉट फंक्शन। ये आपको सिंपली रहेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे इससे, ठीक है कि नहीं, ये ज्यादा बेटर है। बाकी वो मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई ये रिलेशन तो होता ही है, नहीं तो आप ये ना समझे कि भाई फंक्शन नहीं है तो रिलेशन भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन रिलेशन तो हमेशा होता ही होता है। अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को ग्राफ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आपको लग रहा होगा ये तो सर रटने वाली चीज हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ, तो जरा ध्यान से देखना। हमारी फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि जो a है वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए b में, है ना। इसी से आप समझ जाओगे a जो है वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए काय में, b में। इसी से आपको समझ में जाएगा कि फंक्शन क्यों नहीं होगा जब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। वो ईच एंड एवरी वैल्यू वाला तो फंडा यहाँ पर लगाना हो तो लगा लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो देखें, तो जैसे अपन लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक एग्जांपल, ये क्या है, पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला होता है, अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड पैराबोला, इस तरीके का समथिंग लाइक दिस। अब आप इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ, एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब ये फंक्शन है। हाँ सर। जैसे मान लो ये x इक्वल टू में x1 है, x1 रखने पे कितना है, मान लो कुछ आया y1 आया फॉर एग्जांपल। अब कोई आप अदर वैल्यू रखोगे, एक और वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू, जैसे मान लो x2 है, तो ये कितना आया, मान लो y2 आया, है कि नहीं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे x1 x2 ले लिया, ये कैपिटल A है, और ये आपने क्या ले लिए, y1 y2 ले लिए फॉर एग्जांपल। तो x1 रखने पे y1 मिला और x2 रखने पे y2, क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वैसे तो ये ग्राफिकली समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन है, लेकिन ग्राफिकली मेथड आई कैसे, ये लोगों ने दिमाग कैसे लगाया, साइंटिस्ट ने दिमाग कैसे लगाया कि भाई यही थ्योरी काम करेगी। तो चलो ठीक है, इसमें तो फंक्शन हो गया, दिख भी रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, अपन लोग चेक कर रहे हैं। अब अपन लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। अगर मैं यहीं पे y² इक्वल टू में x ले लूं, तो ये कौन सा पैराबोला है, ये राइट हैंड साइड वाला पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax वाला, याद है कि नहीं है ना भाई। अब इसमें आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, एक से ज्यादा पे। इट मींस ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। आपने रखा x1, लेकिन आपको y की दो वैल्यू मिली, एक मिली y1 और एक मिली माइनस y1, समझ गए कि नहीं समझ गए, एक मिली y1 और एक क्या मिली माइनस y1, ठीक है कि नहीं, यही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अगर आप अब यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, ये x1 हो गया, ये कैपिटल A है, और ये क्या है, कैपिटल B है, ये y1 और माइनस y1 आपको मिला, तो x1 रखने पे ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, यूनिकली एसोसिएट नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसी वजह से एक से ज्यादा पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करता है तो यूनिकली एसोसिएट नहीं होता है, और यूनिकली एसोसिएट नहीं होता इसलिए फंक्शन नहीं है। इसीलिए ग्राफिकल मेथड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके अपन लोग टेस्ट करते हैं, तो इसको अपन लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ये रिलेशन है, हाँ रिलेशन तो हमेशा ही होगा, फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई है ना। तो मैंने प्रूफ भी करा दिया। अब आप लोग जो है ना, ये इतना डिटेल में जाके एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, आपको तो डायरेक्टली चेक करना है कैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या है, फंक्शन है, एक से ज्यादा पे कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वो अलग चीजें होती है, फिर वो 12th में जाएंगे तो अपन लोग पढ़ेंगे, है ना। 12th में आएगा मतलब वो अब 12th का जब पार्ट स्टार्ट होगा तभी, अभी तो 11th का पार्ट चल रहा है ना ये सब, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लिख लो इसको फटाफट। हाँ ठीक है, देखें आगे। अब अगर यदि मैं इसी y² इक्वल टू x को क्या कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू में प्लस माइनस रूट x,
मतलब मैं इसको ब्रेक कर दूं, मतलब एक y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाला अलग कर लूं और एक y इक्वल टू मैं माइनस रूट एक्स वाला अलग कर लूं, मतलब इसी चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं, है ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में y इक्वल टू रूट एक्स का जो डायग्राम है ना वो ये होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो डायग्राम होता था वो कितना होता था, वो होता था कितना, ऐसा होता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये कंप्लीट डायग्राम है ना। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये होता है वाई इक्वल टू रूट एक्स का डायग्राम, सिर्फ ऊपर वाला इतना, और जो नीचे वाला डायग्राम होता है वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स का होता है, क्योंकि रूट एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होना है, रूट एक्स तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन आगे जो माइनस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब y इक्वल टू माइनस रूट एक्स में y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना, और y इक्वल टू प्लस रूट एक्स में y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसीलिए जो ग्राफ है ना हमारा दो पार्ट में बढ़ जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये होगा और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ ये होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि y इक्वल टू रूट एक्स जो है ये 1 है, सॉरी ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू कि ये फंक्शन है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो कभी आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए रूट एक्स का या रूट 2x माइनस 1 का, तो समझ जाना कि वो किसका डायग्राम है, पैराबोला का ही डायग्राम है। बस पैराबोला को आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है, आधा कर देना है, आधा मतलब समझ गए ना, प्लस है तो ऊपर वाला और माइनस है तो नीचे वाला। आगे चल के जब अपन लोग एरिया अंडर तक कर पड़ेंगे तो वहां पे इसके डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, तो अभी से सीख लो ये अंडर रूट वालों के डायग्राम ऐसे बनेंगे जब लीनियर हो अंडर रूट के अंदर तब, ठीक है, और सिखाई दूंगा मैं धीरे धीरे, अभी तो फिलहाल इतना समझ लो। और सर 2D के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है हम लोग के साथ रहेंगे, हाँ मतलब 2D यहाँ पर लगेगी, ऊपर डायग्राम लगेगा, ठीक है कि नहीं। चलो आगे देखें, अरे पैराबोला एलिप्स ये तो पढ़ा ही था ना, बस पैराबोला वाला सर्कल लगेगा, पैराबोला लगेगा, बस ज्यादा नहीं लग रहा था, और एलिप्स लगेगा। इसमें भी अगर मैं वर्टिकल डायग्राम वर्टिकल लाइन खींचूं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो ये भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन मैं अगर यदि इस तरीके से तोड़ दूं दो पार्ट में तो ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कर लो इसको फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x² + y² = में कितना आ गया भाई, 1 आ गया, ठीक है ना। अगर अपन इसकी बात करें कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो सर्कल का जो एक्चुअल में क्लियर ही दिख रहा है सर्कल है और इसका जो सेंटर है ना वो कितना है, ओरिजिन पे है। तो अगर इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मोर देन 1, मोर देन 1, मतलब ये फंक्शन नहीं है। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पे किया था कि तोड़ दिया था दो पार्ट में, वही काम अगर यदि मैं इधर करूं तो y² में हो जाएगा 1 - x² और y में कितना मिलेगा मुझे, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - x²। तो समझ जाना जितना भी 1 - x² या 2 - x² या 3 - x², तो समझ जाना है कि ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। ये सब एरिया अंडर दी कर्व में काम में आएंगी, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, या तो आपको प्लस वाला मिल रहा होगा या माइनस वाला, तो अपन लोग चलो देख लेते हैं दोनों में फंक्शन है कि नहीं है। अब तो प्लस वाला इधर ले लिया, माइनस वाला इधर ले लिया, है ना। तो ये ऊपर वाले से ही बना है, तो इसका जो डायग्राम है ना वो कैसा हो जाएगा, सिर्फ ओनली ऑन इतना अपर सर्कल, ठीक है कि नहीं, यही हो जाएगा। और इसका जो डायग्राम है वो कौन सा हो जाएगा, ये लोअर वाला सर्कल, ठीक है ना। ये समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब ये फंक्शन है, अगर आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फंक्शन है। इसमें ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है। तो उम्मीद है यहाँ पे कहानी क्लियर होगी है ना। तो इन्हीं के जो डायग्राम है ना वो अपने को आगे चल के काय में देखने को मिलेंगे भाई, एरिया अंडर दी कर्व में, ठीक है। तो देखें हमारे सामने ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना। तो अपन लोग पहले इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अपन को यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों ये तीन रिलेशन दिए हैं, तो अपन को बताना है इनमें से कौन सी चीज जो है ना वो फंक्शन है कि नहीं, और कौन सी चीज रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो चलो देखें भाई कौन सी चीज फंक्शन है, इन तीनों में अपन को बताना है। तो पहले तो ये देख लेना है कि 1 2 3 4 ए से बी में अपन को फंक्शन बनाना है, तो कैपिटल ए का हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कैपिटल ए का 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, मतलब चारों एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज, इनके यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 4 आ रही है और कहीं 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब यूनिकली एसोसिएट है। 2 की वैल्यू 16 आई और कहीं 2 की वैल्यू है, नहीं है। पहला वाला जो कैपिटल है और दूसरा वाला कैपिटल है, ध्यान रखना है ना भाई। 3 की वैल्यू 9 आ रही है और कहीं 3 की वैल्यू कुछ और है, नहीं है। 4 की वैल्यू 16 आ रही है और 4 की वैल्यू ही
25 वाला तो ये 4 जो है ना वो यूनिकली एसोसिएट नहीं है, इसीलिए पहला वाला फंक्शन नहीं होगा। 4 यूनिकली एसोसिएट नहीं है। अच्छा ऐसे ही समझ में आ गया? चाहे तो अपन लोग वैसे ही गोला बना के भी समझा सकते हैं। चलो एक गोला बना के भी समझ लेते हैं अपन लोग, है ना भाई। तो 1 2 3 4 वैसे तो ऐसे ही क्लियरली हो गया कि ये फंक्शन नहीं है, फिर भी अगर यदि आपको ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो। और b आपका हो जाएगा 4 16 9 16 और कितना भाई 25, ये हो गया। तो 1 रखने पे कितना आ रहा है 4 और 2 रखने पे 16 और 3 रखने पे कितना आ रहा है 16, दो बार पे लिखना है, एक ही बार लिखना है और 3 रखने पे कितना आ रहा है 9 और 4 रखने पे 16 भी आ रहा है और 4 रखने पे 25। तो यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। वो तो पहले ही देख गया था फंक्शन नहीं है, फालतू में ऐसे लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। और इधर देख सकते हो कि 1 2 3 तो 4 रह गया, 4 रह गया। हमारी डेफिनेशन कहती है कि हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और 4 रह गया, इसी वजह से ये भी फंक्शन नहीं है। चाहो तो इसको भी आप ऐसी डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया, अब तो कर ही लोगे। तो 4 रह गया, इस वजह से फंक्शन नहीं है। तो रीजन भी लिखते जाओ, लिखना हो तो मैं बोल रहा हूँ कि रीजन क्या है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो थ्योरी है लास्ट वाली, 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ। है ना भाई। और कोई भी देखो रिपीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 मतलब 1 भी यूनिकली एसोसिएटेड, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। मतलब पहले वाले एलिमेंट को ही देख लो, कहीं दो बार दिख जाए तो मतलब समझ लो वो यूनिकली एसोसिएट नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 दो बार दिख गया था तो वो यूनिकली एसोसिएट नहीं था। तो ये यूनिकली एसोसिएट है और सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कैपिटल X इज अ पर्सन, कैपिटल X कोई एक भाई बंदा है, जो देन आइडेंटिफाई व्हिच रिलेशन इज अ फंक्शन। तो अपन को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन होगा। तो y इज अ मदर ऑफ x, है ना। क्या x की एक ही मम्मी होंगी कि एक से ज्यादा मम्मी हो सकती होंगी? एक ही होंगी, मतलब ये यूनिकली एसोसिएट हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक से ज्यादा मम्मी होंगी तो फिर यूनिकली एसोसिएट नहीं है। तो जो नेचुरली जो मदर होती है वो सिंगल होती है ना भाई। तो यहाँ पे अपन लोग कह देंगे कि ये फंक्शन है। अब बोल रहा है y इज अ फ्रेंड ऑफ x, क्या x के जो फ्रेंड होंगे वो एक ही हो सकते हैं कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है। हाँ हो भी सकता है, लेकिन जनरली तो ऐसा कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसका एक ही दोस्त हो, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही रेयर होगा, रेयर केस ही हो सकता है ना भाई। तो अपन लोग तो ज्यादातर जो है ना वो जनरल केस लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके दोस्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब यूनिकली एसोसिएटेड है क्या? नहीं है, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। ये तो सेट वाली बात हो गई, सेट जो सेट में पढ़े थे। नहीं, यहाँ पे अपन लोग ये फंक्शन की बातचीत कर रहे हैं, है ना। सेट अलग चीज, सेट में ठीक।